हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपी जीके पढ़ा रहा हूं। एमपी जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जिससे आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम। मध्य प्रदेश में लोक नृत्य, लोकनाट्य और लोक गायन के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश के टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इससे हमारी प्रीलिम्स में और मेंस से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसमें हम लोकगीत के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग इसमें गीत गा रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं और कुछ लोग ड्रामा कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए मध्य प्रदेश में पहले लोक नृत्य। तो लोक नृत्य में हम पहले शुरू कर रहे हैं निमाड़ के लोक नृत्य। तो निमाड़ में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं ये हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें फ्रेंड्स, जैसे पहला इसमें है गणगौर। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणगौर कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश में निमाड़ का है, इसे ध्यान रखना। किस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको ध्यान रखना है विवाह और पर्व त्योहार पर यह नृत्य किया जाता है। और इसकी नृत्य शैली कैसी है, तो महिला प्रधान सामूहिक नृत्य होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो फोटो आपको दिखाई जा रही है इसमें शंकर भगवान और माता पार्वती की फोटो है, अर्थात इसमें ये जो फोटो है भगवान शंकर को ईश्वर राजा के रूप में पूजा जाता है और इसके बाद में यहाँ पर जो माता पार्वती है इनको रनुबाई के रूप में पूजा जाता है। तो इन दोनों को उस समय विवाह करवाया जाता है और उस समय नृत्य किया जाता है जिसको कहा जाता है गणगौर नृत्य। इसको ध्यान रखना। इसके बाद में अगला आ जाता है फेपरिया। फेपरिया ये किस अवसर पर किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर किया जाता है। और कहाँ का लोक नृत्य फ्रेंड्स, तो ये निमाड़ का है, इसे ध्यान रखना। इसकी नृत्य शैली कैसी है, तो इसके सामूहिक नृत्य शैली होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है इसमें सभी लोग समूह में नृत्य कर रहे हैं या नाच रहे हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फेपरिया किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो ये निमाड़ का है और इसकी नृत्य शैली कैसी है, तो सामूहिक नृत्य शैली है इसकी, मतलब समूह में लोग नृत्य करते हैं, इसे याद रखना। इसके बाद फिर अगला आता है काठी नृत्य। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है यह काठी नृत्य की फोटो फ्रेंड्स, और यह कहाँ का नृत्य है, तो ये निमाड़ का लोक नृत्य है, इसे ध्यान रखना। किस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, तो देव प्रबोधनी एकादशी से, मतलब देव उठनी ग्यारस। तो देव प्रबोधनी को देव उठनी ग्यारस कहा जाता है। तो देव उठनी ग्यारस से यह शुरू होता है जो महाशिवरात्रि तक यह नृत्य चलता है। और इसकी नृत्य शैली कैसी है, तो इसकी नृत्य शैली याद रखना फ्रेंड्स, सामूहिक नृत्य शैली होती है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है मांडल्या। मांडल्या यह निमाड़ का लोक नृत्य होता है और किस अवसर पर नृत्य किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर और अन्य शुभ अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, इसे याद रखना। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में इसकी नृत्य शैली कैसी होती है, मतलब इसमें कौन नाचता है, तो इसमें महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है और समूह में नृत्य करते हैं। तो इसे याद रखना। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मांडला नृत्य होता है इसकी नृत्य शैली कैसी है, तो इसमें ध्यान रखना महिला प्रधान नृत्य है और महिलाएं समूह में नृत्य करती है, इसे ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य। अब मालवा क्षेत्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए इसमें, तो पहला है आड़ा खड़ा नृत्य। ये किस क्षेत्र का लोक नृत्य फ्रेंड्स, तो मालवा में और निमाड़ में दोनों में इसका प्रचलन है। तो इसे याद रखना। किस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, तो विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, इसे याद रखिएगा। इसकी नृत्य शैली कैसी है, तो यह महिला प्रधान नृत्य है और महिलाएं समूह में नृत्य करती हैं, इसलिए इसे कहा जाता है महिला प्रधान सामूहिक नृत्य। तो इसे ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है भगोरिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। भगोरिया ये किस क्षेत्र में नृत्य किया जाता है, तो मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है, आप इसे याद रखिएगा। और मालवा में लगभग 20 स्थानों पर यह नृत्य किया जाता है। 2 जिलों में यह नृत्य होता है, कौन सा, भगोरिया झाबुआ में और अलीराजपुर में। तो यहाँ पर देखिए आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें कुछ पुरुष भी हैं और कुछ महिलाएं भी हैं, ये सब इसमें नृत्य करते हैं। और किस जनजाति का यह नृत्य है फ्रेंड्स, तो भील जनजाति का यह नृत्य है, इसे याद रखना। और किस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, तो होली के शुभ अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और नृत्य शैली कैसी है, तो इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही समूह में नृत्य करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है महिला पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य। इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद फिर अगला आता है मटकी नृत्य।
मटकी ये मालवा का लोक नृत्य है फ्रेंड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मटकी इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसमें महिलाएं सिर के ऊपर मटकी रखकर नृत्य करती है, इसलिए इसका नाम है मटकी नृत्य। ये मालवा का बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है। किस अवसर पर नृत्य किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और इसमें कौन नृत्य करती है? तो इसमें महिलाएं नृत्य करती हैं। एकल और समूह में दोनों ही प्रकार से इसमें नृत्य किया जाता है, इसलिए इसकी नृत्य शैली कैसी होगी? महिला प्रधान नृत्य है और एकल और सामूहिक लोक नृत्य है ये। ठीक है, मतलब इसमें एक महिला भी यहाँ पर नृत्य करती है और समूह में भी ऐसे नृत्य करती है, तो इसको याद रखना आप लोग। इसके बाद फिर अगला आता है बुंदेलखंड के लोक नृत्य। बुंदेलखंड के लोक नृत्य में सबसे पहला है बधाई लोक नृत्य। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बधाई किस क्षेत्र का लोक नृत्य है एमपी में? तो ये बुंदेलखंड का है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसमें देखिए ये पुरुष है, तो इसमें एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुंदेलखंड का वह कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष महिला के वेश में नृत्य करता है? तो ये बधाई नृत्य होता है। और किस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है? तो विवाह और शुभ अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इसमें कौन नृत्य करता है फ्रेंड्स? तो इसमें पुरुष नृत्य करते हैं। यहाँ पर आपको जो फोटो दिखाई जा रही है ये पुरुष नृत्य कर रहे हैं महिला के वेश में, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला नृत्य आता है राई नृत्य। राई नृत्य हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य फ्रेंड्स, इसको याद रखना। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एमपी में होने वाले लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो इसको याद रखिएगा। तो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है ये? तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। और किस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है? तो विवाह और पर्व त्योहार पर यह नृत्य किया जाता है, इसको याद रखना फ्रेंड्स। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये इस प्रकार से महिलाएं इसमें नृत्य करती है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। इसका वाद्य यंत्र क्या होता है और इसकी नृत्य शैली कैसी होती है? तो इसकी नृत्य शैली में ध्यान रखना, महिलाएं इसमें नृत्य करती हैं, महिला प्रधान नृत्य है। और इसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं वह मृदंग होता है। तो मृदंग पुरुष के द्वारा बजाया जाता है और इसमें महिलाएं नृत्य करती है। और कौन सी जाति की महिलाएं नृत्य करती है फ्रेंड्स? तो इसमें बेड़िया जाति की महिलाएं नृत्य करती है। और जो महिला इसमें नृत्य करती हैं उसे बेड़नी कहा जाता है। तो इस राई नृत्य के कलाकार के नाम आपको ध्यान रखना है। राई नृत्य की कलाकार है ज्ञानेश्वरी, ये कहाँ की है? कटनी की है, इसको याद रखना। इसके बाद फिर अगला आता है कानड़ा नृत्य। ये कानड़ा नृत्य कहाँ का फ्रेंड्स? तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। और किस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है? तो धोबी जाति के द्वारा, याद रखना एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानड़ा नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो कानड़ा नृत्य बुंदेलखंड का लोक नृत्य है और धोबी जाति के द्वारा विवाह और पर्व त्योहारों पर यह नृत्य किया जाता है। तो इसमें नृत्य किस प्रकार से करते हैं ये लोग? इसकी नृत्य शैली कैसी होती है? तो इसमें ढोलक और लोटा को बजाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो ढोलक बजाया जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा, तो ढोलक बजाई जाती है और लोटा को बजाया जाता है और पुरुष इसमें तेज गति से नृत्य करते हैं, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला नृत्य है ढिमराई। ढिमराई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। यह ढीमर जाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है ढिमराई नृत्य, इसको ध्यान रखना। किस क्षेत्र का है? तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। किस अवसर पर किया जाता है? तो विवाह और नौ दुर्गा के शुभ अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, इसको याद रखना। इसकी नृत्य शैली कैसी होती है? तो नृत्य शैली इसकी कथक शैली में नृत्य किया जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा एक मध्य प्रदेश का या बुंदेलखंड का लोक नृत्य है जो कथक शैली में किया जाता है, तो ये है ढिमराई नृत्य, इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर अगला नृत्य आता है सैरा नृत्य। ये सैरा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। और किस अवसर पर नृत्य किया जाता है? तो तीज के शुभ अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और इसकी नृत्य शैली कैसी होगी? तो पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य होता है यह, मतलब इसमें सिर्फ पुरुष लोग ही नृत्य करते हैं। और कैसे? समूह में नृत्य करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कुछ लोग इसमें जो पुरुष हैं ये एक समूह, एक गोला बनाया हुआ है और गोले में ये लोग नृत्य कर रहे हैं और इनके हाथ में, सभी के हाथ में डंडे हैं और ये लोग एक दूसरे से डंडे को टकराते हुए नृत्य करते हैं और इनके हाथ में रुमाल होता है, तो रुमाल को ऐसे हिलाते हैं और डंडे एक दूसरे से टकराते हुए बजाते हैं। ठीक है, तो ये होता है सैरा नृत्य जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। इसके बाद फिर अगले आता है बघेलखंड के लोक नृत्य। तो बघेलखंड के लोक नृत्य में पहला नृत्य है सुआ। तो सुआ ये हमारे बघेलखंड का लोक नृत्य है।
किस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है फ्रेंड्स? तो जब खरीफ की फसल पकती है तो उस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। और कौन इसमें नृत्य करते हैं, अर्थात इसकी नृत्य शैली कैसी होगी? तो इसमें महिलाएं नृत्य करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फोटो दिखाई जा रही है आपको, तो इस फोटो में देखिए आप कि कुछ महिलाएं अपने सिर पर कलश रखे हुए हैं और कलश रखकर ये महिलाएं नृत्य करती है। तो किस समय नृत्य करती है? जब खरीफ की फसल पकती है उस समय महिलाएं कलश को सिर पर रखकर नृत्य करती है। इसे कहा जाता है सुआ नृत्य। कहाँ का है ये? बघेलखंड का लोक नृत्य है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद फिर अगला आता है दादर नृत्य। दादर यह भी बघेलखंड का ही लोक नृत्य है और शुभ अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में इसकी नृत्य शैली कैसी होगी? तो इसमें पुरुष महिला के वेश में नृत्य करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ पुरुष हैं, इन्होंने महिलाओं की साड़ियाँ पहनी हुई हैं और महिलाओं के वेश में ये लोग नृत्य करते हैं। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बघेलखंड का वह कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष महिला के वेश में नृत्य करते हैं? तो ये है दादर नृत्य, इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर अगला आता है बिरहा। बिरहा यह बघेलखंड का लोक नृत्य है और किस अवसर पर यह नृत्य किया जाता है? तो यह विवाह और शुभ अवसरों पर यह किया जाता है यह नृत्य, तो इसको ध्यान रखना। इसकी नृत्य शैली कैसी होती है? तो इसमें पुरुष तेज गति से नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है, देखिए इसमें, तो इस फोटो में पुरुष तेज गति से नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए बिरहा क्यों किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो बघेलखंड का है। दूसरी बात, इसमें कौन नृत्य करते हैं? तो इसमें पुरुष नृत्य करते हैं और किस अवसर पर? तो विवाह और शुभ अवसर पर नृत्य करते हैं। अगला आता है कलसा। तो कलसा यह बघेलखंड का लोक नृत्य होता है और कब यह नृत्य किया जाता है? तो बारात के शुभ आगमन पर यह नृत्य किया जाता है, इसको याद रखना। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलसा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो यह बारात के आगमन पर किया जाता है, इसको याद रखना। इसकी नृत्य शैली कैसी होती है? तो इसमें यहाँ पर देखिए महिलाएं नृत्य करती है, इसमें महिला प्रधान नृत्य है ये, और महिलाएं सिर पर कलश रखकर नृत्य करती है बारात की अगवानी के लिए। तो यहाँ पर फोटो में देखिए महिलाएं इसमें नृत्य करते हुए आपको दिखाई जा रही है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन कैसे पूछेगा फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कलसा मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो बघेलखंड का। किस अवसर पर नृत्य किया जाता है? तो बारात के आगमन पर। इसकी नृत्य शैली कैसे है? तो महिला प्रधान नृत्य है और सिर पर कलश रखकर नृत्य करती है। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर अगले जाते कुछ जनजातीय नृत्य। तो मध्य प्रदेश में जनजातियों के द्वारा भी नृत्य किया जाता है। तो कौन कौन से जनजाति कौन कौन सा नृत्य करती है, इसे आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति के द्वारा कुछ नृत्य किए जाते हैं। तो बेगा जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में मंडला, बालाघाट और डिंडोरी जिले में यह जनजाति पाई जाती है। तो इस बेगा जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो सजनी दीवानी नृत्य किया जाता है बेगा जनजाति के द्वारा, इसको याद रखना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर बिमला नृत्य किया जाता है, फिर परधौनी नृत्य किया जाता है और कर्मा नृत्य किया जाता है। इन नृत्य को हम पिछले लेक्चर में ही जनजातियों का जब टॉपिक हमने पढ़ा था तो उसमें हमने इसको पूरा डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है सहरिया जनजाति के नृत्य। सहरिया जनजाति के नृत्य में हम देखते हैं, तो पहली बात तो ये कि सहरिया जनजाति कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी और मुरैना जिलों में यह जनजाति पाई जाती है। यह सहरिया जनजाति के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो इनके नृत्य हैं लहंगी, दुलदुल घोड़ी और रागिनी, ये इनके नृत्य होते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है मुड़िया जनजाति। अब मुड़िया जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में शहडोल और अनूपपुर जिले में पाई जाती है, इसको याद रखना फ्रेंड्स। इनके कौन कौन से नृत्य हैं? तो इनके गौर और पंडवानी, ये दो इनके नृत्य हैं, इसको याद रखना। इसके बाद फिर अगले जनजाति आती है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में बैतूल में और होशंगाबाद में पाई जाती है और ज्यादा इस कोरकू जनजाति की जनसंख्या बैतूल जिले में पाई जाती है, इसको याद रखना। कोरकू जनजाति के द्वारा जो किए जाने वाले नृत्य हैं, तो पहला है ढांडल और दूसरा है चटकोरा। ये नृत्य है कोरकू जनजाति के द्वारा किए जाने वाले, इनको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आता है भारिया जनजाति के नृत्य। भारिया जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो छिंदवाड़ा में और जबलपुर में यह भारिया जनजाति पाई जाती है। भारिया जनजाति के द्वारा दो नृत्य किए जाते हैं, एक तो भड़म और दूसरा है सेतम।
ये दो नृत्य फ्रेंड्स, इनको याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भड़म और सैतम किस जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, तो यह है भारिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य। इसके बाद फिर अगला आता है गोंड जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य। अब गोंड जनजाति हमारे मध्य प्रदेश में किन किन जिलों में निवास करती है, तो इसको याद रखना, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, इन जिलों में गोंड जनजाति निवास करती है। तो गोंड जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो गोचू, सैला, कर्मा और गेड़ी, ये नृत्य गोंड जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसमें कर्मा नृत्य ज्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखना ठीक से। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश के लोक गायन। अब मध्य प्रदेश के लोक गायन, तो कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, तो ये हम इसमें शुरू करते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में निमाड़ में, तो निमाड़ में सिंगा जी के गीत गाए जाते हैं। निर्गुणिया गीत, मसान्या और कलगी तुर्रा, ये गीत हमारे निमाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। इसके बाद फिर मालवा में, तो मालवा में भरथरी और हीड़ गायन, संजा और मोपे, ये गीत गाए जाते हैं। इसके बाद फिर बुंदेलखंड में, तो बुंदेलखंड में बम्बुलिया या भोले या लमटेरा, ये तीनों का एक ही मतलब, ध्यान रखना, एक ही गीत होते हैं, अलग अलग नहीं है। इसके बाद फिर आला, बेराइटा, फाग और देवारी, ये गाने गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं कहाँ पर, बुंदेलखंड में, आपको याद रखना है। फिर अगला है बघेलखंड। बघेलखंड में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, तो बघेलखंड में बिरहा, पंडवानी, बसदेवा और घोटुल पाटा, ये इतने गीत यहाँ पर गाए जाते हैं, इनको ध्यान रखना। तो पहले इसमें शुरू करते हैं हम निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत। तो निमाड़ क्षेत्र में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहला है कलगी तुर्रा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे बार बार पूछा जाता है। तो निमाड़ का यह लोकगीत है, इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कलगी तुर्रा ये कहाँ का लोक गायन है या कहाँ का लोकगीत है, तो निमाड़ का है, इसको ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें ये जो फोटो है, आप फोटो में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बीच में खड़ा है और इसके बाजू में दो पक्ष के लोग हैं, इनको अखाड़ा कहा जाता है। एक अखाड़ा इसमें कलगी होता है और दूसरा अखाड़ा इसमें तुर्रा होता है। तो कलगी इसमें शक्ति का अखाड़ा होता है और जो तुर्रा होता है वो भगवान शंकर का अखाड़ा होता है। तो दो पक्ष के लोग होते हैं, इसमें दो अखाड़े के लोग होते हैं। तो एक जो कलगी अखाड़ा होता है वह शक्ति को बड़ा दिखाता है या बताता है, और जो तुर्रा दल होता है या तुर्रा अखाड़ा होता है यह भगवान शंकर को ऊंचा बताने की कोशिश करता है। तो इसको ध्यान रखना। इसकी गायन शैली कैसी होती है, तो गायन शैली इसमें वाद विवाद के आधार पर होती है, इसको याद रखिएगा। किस अवसर पर यह गीत गाया जाता है, तो रात के समय यह गीत गाया जाता है, इसको याद रखिएगा। और विषय वस्तु तो घटनाओं पर आधारित होता है ये। और इसके प्रमुख उस्ताद कौन कौन से हैं, तो सुमेर सिंह और मनसाराम इसके प्रमुख उस्ताद हैं, इनको याद रखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि कलगी तुर्रा ये कहाँ का लोकगीत है या कहाँ का लोक गायन है, तो ये आपको याद रखना है निमाड़ का। फिर इसके बाद में किस पर आधारित होता है, तो ये भगवान शंकर और माता पार्वती पर आधारित यह गायन होता है, इसमें ध्यान रखना। तो इसमें दो अखाड़े होते हैं, एक कलगी अखाड़ा और दूसरा तुर्रा अखाड़ा। कलगी तुर्रा, तो कलगी अखाड़ा किससे संबंधित होता है, तो ये शक्ति से संबंधित, मतलब माता पार्वती से संबंधित होता है। और जो तुर्रा अखाड़ा होता है यह भगवान शंकर से संबंधित होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला लोक गायन आता है संत सिंगा जी के भजन। तो संत सिंगा जी के भजन ये कहाँ पर गाए जाते हैं, तो निमाड़ में गाए जाते हैं। तो सिंगा जी कौन थे, तो निमाड़ के प्रसिद्ध संत हैं फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ये जो फोटो दिखाई जा रही है, तो इस फोटो में देखिए ये सिंगा जी महाराज इनको कहा जाता है। निमाड़ क्षेत्र में लोग इनकी पूजा करते हैं सिंगा जी की। तो सिंगा जी के गीत कहाँ पर गाए जाते हैं, निमाड़ में गाए जाते हैं, इनको ध्यान रखना। इसकी गायन शैली कैसी होती है, तो उच्च स्वर में लोग यहाँ पर गाते हैं। तो सिंगल व्यक्ति भी गाता है और समूह में भी लोग गीत गाते हैं, इसको ध्यान रखना। किस अवसर पर यह गीत गाए जाते हैं, तो शुभ अवसर पर भजन करते हैं लोग, उसको ध्यान रखना। इसके बाद में इसकी विषय वस्तु क्या होगी, तो गृहस्थ जीवन से संबंधित और कृषि और पशुपालन से संबंधित गीत इसमें गाए जाते हैं, इनको ध्यान रखना। तो इसमें क्वेश्चन कैसा पूछेगा आपसे, तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिंगा जी के भजन कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं, तो निमाड़ में। किस अवसर पर गाते हैं, तो शुभ अवसर पर। इसके गायन शैली कैसी है, तो उच्च स्वर में गाते हैं। तो सिंगल व्यक्ति भी गाता है और समूह में भी गाते हैं। इसकी विषय वस्तु क्या होती है, तो गृहस्थ जीवन, कृषि और पशुपालन से संबंधित गाए जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आता है निर्गुणिया गायन शैली।
अब निर्गुणीय गायन शैली, ये हमारे निमाड़ क्षेत्र की गायन शैली है, तो इसको ध्यान रखना। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में यह निर्गुणीय गीत गाए जाते हैं, तो निमाड़ में गाए जाते हैं, इसको ध्यान रखना। इसकी गायन शैली कैसी होती है, तो एकल मतलब सिंगल व्यक्ति भी गाता है, और समूह मतलब समूह में भी लोग इसको गाते हैं। किस अवसर पर यह गीत गाया जाता है, तो किसी भी अवसर पर साधुओं के द्वारा और भिक्षुकों के द्वारा ये गीत गाए जाते हैं। तो इसकी विषय वस्तु क्या होती है, तो इसकी विषय वस्तु मीराबाई के पद और कबीरदास जी के पदों को संतों के द्वारा या भिक्षुकों के द्वारा गाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो फोटो आपको दिखाई जा रही है, तो ये मीराबाई के पद कुछ होते हैं, उनको ये लोग गाते हैं, और जो कबीरदास जी होते हैं, तो कबीरदास जी कुछ दोहे होते हैं, कुछ पद होते हैं, उनको ये साधु संत या जो भिक्षुक लोग होते हैं ये गाते हैं, कहाँ पर, निमाड़ में। इसको ध्यान रखना। इसके बाद अगला आता है मसान्या गीत। मसान्या गीत ये कहाँ पर गाया जाता है, तो ये निमाड़ में गाया जाता है, ध्यान रखना। और इसकी गायन शैली कैसी होती है, तो समूह में लोग इसको गाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो समूह गायन होता है, ये समूह में लोग इसको गाते हैं। कब गाते हैं या किस अवसर पर ये गाए जाते हैं, तो मृत्यु पर ये गीत गाए जाते हैं, इसको ध्यान रखना। और इसकी विषय वस्तु क्या होती है, तो आत्मा की अमरता के लिए ये गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप फोटो में देखिए, एक व्यक्ति इसमें मरा हुआ है, ठीक है, उसके लाश को देखकर कुछ लोग रो रहे हैं और ये लोग गीत गाते हैं। तो गीत क्यों गाते हैं, तो जो व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा इधर उधर न भटके, तो उसकी आत्मा की अमरता के लिए ये लोग गीत गाते हैं, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आता है मालवा क्षेत्र के लोक गायन। तो मालवा क्षेत्र के लोक गायन में पहला है इसमें संजा गीत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर ये गीत गाया जाता है, तो मालवा अंचल का लोक गायन है, इसको ध्यान रखना। किस अवसर पर यह गायन होता है, तो पितृपक्ष में शाम के समय यह गायन होता है। इसकी विषय वस्तु क्या है, तो विषय वस्तु में ध्यान रखना, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, तो कुंवारी लड़कियां इसमें दीवार पर, आप देखिए यहाँ पर जो फोटो आपको बताई जा रही है, तो इस फोटो में देखिए आप, तो इसमें दीवार पर ऐसे गोबर की आकृति बनाती है कुंवारी लड़कियां, और इस जो गोबर की आकृति बनाई जाती है इसमें फूल लगाती हैं, और इसके बाद में कुछ चमकती हुई पन्नी भी लगाती है लड़कियां, और शाम के समय इसकी आरती करती है, पूजा करती हैं। और लड़कियां इसमें किस प्रकार से गीत गाती है, तो समूह में गीत गाती है, इसको ध्यान रखना। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संजय गीत होता है इसकी गायन शैली कैसी है, तो सामूहिक गायन शैली है और महिला प्रधान है, ठीक है। तो इसको याद रखना आप लोग, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। इसके बाद फिर अगला आता है भरथरी गीत। और जो भरथरी गीत होता है इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो भरथरी गीत ये कहाँ पर गाया जाता है, तो मालवा का लोक गायन है, इसको याद रखना आप लोग। कब गाया जाता है, तो प्रातः काल सुबह के समय यह गीत गाया जाता है। इसकी विषय वस्तु क्या होती है, तो राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग का वर्णन गीत के माध्यम से किया जाता है। इसकी गायन शैली कैसी होती है, तो एकल भी होती है और सामूहिक भी होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें जो आपको इमेज दिखाई जा रही है, तो इस इमेज में देखिए, इसमें जो सिंगल व्यक्ति है यह भी गीत गाता है, और कुछ लोग यहाँ पर समूह में खड़े हुए हैं, तो समूह में भी लोग इस गीत को गाते हैं। तो कौन से गीत, भरथरी गीत। भरथरी गीत में किसका गायन किया जाता है, तो इसमें राजा भरथरी होते हैं और उनकी रानी पिंगला, इनके वियोग का वर्णन इन गीतों के माध्यम से किया जाता है, इसको याद रखना। इसके बाद फिर अगला आता है मोपे गायन। मोपे गायन हमारे मध्य प्रदेश में मालवा अंचल का बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायन है, इसको याद रखना फ्रेंड्स। किस अवसर पर यह नृत्य, ये किस अवसर पर यह गायन होता है, तो बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर यह गीत गाए जाते हैं, इनको ध्यान रखना। और विषय वस्तु क्या होती है, तो इन गीतों में सरस्वती माता की आराधना की जाती है। तो यहाँ पर देखिए सरस्वती माता आपको दिखाई जा रही है, तो सरस्वती माता की आराधना इसमें करते हैं, इसको ध्यान रखना। और इसकी गायन शैली कैसी होती है, तो सामूहिक गायन शैली होती है, इसको याद रखना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मोपे गायन होता है इसमें किसके गीत गाते हैं, तो सरस्वती माता के गीत इसमें गाए जाते हैं, सरस्वती माता की आराधना की जाती है, इसको याद रखना। इसके बाद फिर अगला आता है हीड़ गायन। हीड़ गायन ये किस क्षेत्र का लोकगीत है, तो मालवा अंचल का लोकगीत है, इसको याद रखना। इसके बाद में किस अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं, तो श्रावण के महीने में ये गीत गाए जाते हैं। इसकी विषय वस्तु क्या होती है, तो 11 माता की कथा और कृषि संस्कृति का वर्णन इन गीतों के माध्यम से किया जाता है। इसकी गायन शैली कैसे होती है, तो इसकी गायन शैली एकल और सामूहिक होती है, अर्थात
इसमें सिंगल व्यक्ति भी गाता है और समूह में भी लोग इसको गाते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा हीड़ गायन को। इसके बाद फिर अगला आ जाता है बुंदेलखंड के लोक गायन। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है ये आल्हा गायन, इसको बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो किस क्षेत्र का है ये आल्हा गायन? तो बुंदेलखंड का है, ध्यान रखना, और विश्व का सबसे लंबा गायन है ये। इसके बाद किस अवसर पर यह गीत गाया जाता है? तो प्रायः वर्षा ऋतु में रात के समय आल्हा गायन किया जाता है, इसको ध्यान रखना। इसकी विषय वस्तु क्या होती है? तो वीर रस प्रधान यह आल्हा गायन होता है, और महोबा के आल्हा और उदल दो भाई थे, तो उनकी वीर गाथा का वर्णन इसमें किया जाता है आल्हा गायन में, इसको ध्यान रखना। तो आप यहाँ पर देखिए, जो फोटो आपको दिखाई जा रही है इसमें लिखा हुआ भी है आल्हा उदल की वीर गाथा, ठीक है। और यहाँ पर बीच में यहाँ पर देखिए नीचे, इसमें आल्हा युद्ध में जब लड़ते हैं तो इसे उत्साहपूर्वक या क्रोध में आकर ऐसे चिल्लाकर लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो इसमें किसका वर्णन होता है इन गीतों में, आल्हा गायन में? तो इसमें आल्हा और उदल ये दोनों भाई थे, इनका वर्णन किया जाता है इन गीतों के माध्यम से। इसकी गायन शैली कैसी होती है? तो इसमें एकल और समूह गायन शैली होती है, मतलब सिंगल व्यक्ति भी गाता है और समूह में भी लोग इसे गाते हैं, और जो व्यक्ति इस आल्हा को गाता है उसे अल्हैद कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके प्रसिद्ध गायक कौन कौन हैं? तो प्रसिद्ध गायक इसमें बच्चा सिंह और चंद्रभान, ये लोग इसमें प्रसिद्ध हैं, इनको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आता है बेराइटा गायन। अब बेराइटा गायन ये कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का लोक गायन है, इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। किस अवसर पर यह गायन होता है? तो धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय यह गीत गाया जाता है, इसको ध्यान रखना। इसकी विषय वस्तु क्या होती है? तो इसकी विषय वस्तु महाभारत की कथाएं होती हैं, तो महाभारत की कथा इसमें गाई जाती है। और गायन शैली कैसी होती है? तो इसमें संवाद और संवाद कथा गायन शैली इसकी होती है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें आपको फोटो में दिखाया भी गया है, तो महाभारत कथा इसमें सुनाई जाती है और लोग इसको गाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बेराइता गायन कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का है। किस अवसर पर गाया जाता है? तो धार्मिक त्योहारों के अवसर पर गाते हैं। और इसमें किसकी कथाएं गाई जाती है? तो महाभारत की, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो है भोला, बम्बुलिया या लमटेरा, इनको ध्यान रखना फ्रेंड्स। एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोला, बम्बुलिया या लमटेरा ये कहाँ का है? तो बुंदेलखंड का लोकगीत है। किस अवसर पर किस अवसर पर गीत गाया जाता है? तो शिवरात्रि के शुभ अवसर पर, और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं। विषय वस्तु क्या होती है इसकी? तो शंकर भगवान और शक्ति की भक्ति से संबंधित ये गीत या भजन गाए जाते हैं। तो शक्ति मतलब माता पार्वती है, जो आपको फोटो में यहाँ पर दिखाया जा रहा है, देखिए शंकर भगवान और माता पार्वती के गीत इसमें गाए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखना, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे जो बम्बुलिया लिखा हुआ है, तो बम्बुलिया से बम बम आप याद रख सकते हैं। तो बम बम हर हर बम बम किसे कहते हैं? शंकर भगवान को। तो शंकर भगवान से संबंधित गीत इसमें गाए जाते हैं। लमटेरा, और यहाँ पर एक गायक कलाकार भी हैं, जो आपको नाम ध्यान रखना है, राम कुमार प्रजापति, ये लमटेरा के गायक कलाकार हैं, इनको ध्यान रखना। इसकी गायन शैली कैसी होती है? तो इसकी गायन शैली में ध्यान रखना, बिना वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुष प्रश्न उत्तर रूप में यह गीत गाते हैं। तो प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न पूछते हैं और जवाब दिया जाता है, जिसको कहा जाता है प्रश्नोत्तर शैली। तो इस शैली में ये गीत गाए जाते हैं, इसको ध्यान रखना। इसके बाद अगला आता है देवारी गायन। किस क्षेत्र का लोकगीत है ये? तो बुंदेलखंड का है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। और किस अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं? तो ये कृष्ण भक्ति पर आधारित ये गीत होते हैं। इसकी गायन शैली कैसी होती है? तो दोहा इसमें गाए जाते हैं, और जो अहीर जाति होती है, यादव लोग होते हैं, ग्वाल जाति होती है, ये अहीर, ग्वाल और यादव जाति के लोग ये गीत गाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ लोग इसमें गीत गाते हैं और नाचते भी हैं। तो इसमें मोर के पंख को सिर पर बांधा जाता है और ये लोग इसमें गीत गाते हैं। तो ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है, इसको याद रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है फाग गायन। जो फाग गायन होता है, तो कहाँ का लोक नृत्य है, कहाँ का लोकगीत है फ्रेंड्स? तो ये बुंदेलखंड का है, और ये कब गाया जाता है? होली के अवसर पर गाया जाता है। तो फाग गायन होती है, तो फाग गायन 3 प्रकार से होता है।
तो एक होता है ठाकुर फाग, दूसरा होता है इसूरी फाग और तीसरा होता है राई फाग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाग के कितने प्रकार होते हैं। तो फाग के 3 प्रकार होते हैं या इसे 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसको ध्यान रखना, इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों ही इसको गाते हैं। तो होली के अवसर पर इसको गाया जाता है। तो आपको यहाँ पर जो फोटो बताई जा रही है, ये फोटो में कुछ महिलाएं गीत गा रही है, ठीक है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? तो पहला ठाकुर फाग, ये किस प्रकार से गाया जाता है? तो इसको ध्यान रखना, जिराई खेल के साथ इसे गाया जाता है और एच आकृति में लोग बैठते हैं और फिर इसको गाते हैं और ढोलक और मंजीरा के साथ इस गीत को, मतलब इस फाग को गाया जाता है। कौन से फाग को? ठाकुर फाग को। इसके बाद फिर दूसरा होता है इसूरी फाग। तो इसूरी फाग चौकड़ी में गाई जाती है। इसके बाद अगला आ जाता है राई फाग। तो राई फाग राई नृत्य के साथ गाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इसूरी फाग कैसे गाई जाती है? तो ये चौकड़ी में गाई जाती है, इसको ध्यान रखना। फिर पूछ सकता है कि जराई खेल के साथ कौन से फाग गाई जाती है? तो याद रखना ठाकुर फाग, ठीक है। इसके बाद फिर अगले आते हैं बघेलखंड क्षेत्र के लोक गायन। तो बघेलखंड में कौन कौन से लोकगीत होते हैं? तो वो सुनिए यहाँ पर। तो पहला देखिए, इसमें पंडवानी लोकगीत, ये बहुत ही फेमस है बघेलखंड का। कहाँ पर यह गीत गाया जाता है या कहाँ का लोक गायन है? तो इसको ध्यान रखना, ये शहडोल का है। शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट, ये 3 जिलों में यह लोक गायन होता है, इसको ध्यान रखना। किस अवसर पर यह गायन होता है? तो अधिकतर शाम के समय यह इसका आयोजन होता है। इसकी विषय वस्तु क्या होती है फ्रेंड्स? तो इसकी विषय वस्तु पांडवों की कथा होती है। मतलब जब ये जो गायन होता है तो इस गायन में किसकी कथा का वर्णन होता है? तो पांडवों की कथा का वर्णन होता है, इसलिए इसका नाम है पंडवानी लोकगीत, इसको ध्यान रखना। इसकी गायन शैली कैसी होती है? तो उच्च स्वर में इसको गाया जाता है। तो इसमें यहाँ पर देखिए, एक महिला आपको बताई जा रही है फोटो में। तो ये महिला उच्च स्वर में पंडवानी गीत गा रही है और ये महिला कौन है फ्रेंड्स? ये तीजन बाई है, जो इस पंडवानी गीत की बहुत ही बड़ी कलाकार है, बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। इनको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। इसके बाद में इसके कौन कौन से गायक कलाकार हैं? तो पहला मैंने आपको बताया अभी, तीजन बाई, और दूसरा झाड़ू देवगन, और तीसरा है मंजू राम टेके। ये लोग इसके प्रसिद्ध गायक कलाकार हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीजन बाई। इनसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है बसदेवा गायन। अब बसदेवा गायन, ये इसी को हरबोला गीत भी कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो बसदेवा गायन या हरबोला गीत, ये कहाँ का गीत है? ये तो बघेलखंड का है, इसको ध्यान रखना। किस अवसर पर इसे गाया जाता है? तो हरबोला जाति के लोग कुछ लोगों के यहाँ पर जाते हैं और उनके घर जाकर ये गीत गाते हैं। तो जिन लोगों के घर जाकर ये गीत गाते हैं उसे कहा जाता है यजमान, ठीक है। तो यजमान के घर जाते हैं या यजमान के समक्ष यह गीत गाया जाता है। इसकी विषय वस्तु क्या होती है? तो श्रवण कुमार की कथा पर आधारित और रामायण कथा पर आधारित, कर्ण की कथा पर आधारित ये गीत गाए जाते हैं। और गाते कौन है? हरबोला जाति के लोग इसे गाते हैं। गायन शैली कैसी होती है? तो सामूहिक गायन शैली होती है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए, इस जो आपको ये व्यक्ति दिखाई जा रहा है, ये व्यक्ति कौन है? ये हरबोला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से लोग समूह में ये गीत को गाते हैं, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला जाता है बिरहा गीत। बिरहा ये कहाँ का लोकगीत है फ्रेंड्स? तो ये हमारे बघेलखंड का है, तो इसको ध्यान रखना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है कि बिरहा यह किस क्षेत्र का लोकगीत है मध्य प्रदेश में? तो ये बघेलखंड का है। किस अवसर पर यह गीत गाया जाता है? तो यह सुनसान जगह पर किसी भी ऊंचे टीले पर बैठकर यह गायन किया जाता है या यह गीत गाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको फोटो बताई जा रही है, तो इस फोटो में एक व्यक्ति बैठा हुआ है सुनसान इलाके में और यह फिर उसको गाता है, किसको? बिरहा गीत को। इसकी विषय वस्तु क्या होती है? तो श्रृंगार विरह गीत होता है। तो आपको पता होगा कि जो रस होते हैं तो उसमें एक प्रकार होता है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो वियोग श्रृंगार के गीत इसमें गाते हैं जिसको कहा जाता है श्रृंगार विरह गीत। इसकी विषय वस्तु होती है, इसको ध्यान रखना। इसकी गायन शैली कैसी होती है फ्रेंड्स? तो इसमें सवाल जवाब गायन शैली ये होती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है घोटुल पाटा। अब घोटुल पाटा ये किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो इसको ध्यान रखना, ये हमारे बघेलखंड का लोकगीत है जो बहुत ही फेमस है यह भी।
और किस जाति के द्वारा यह गाया जाता है, तो मुड़िया जाति के द्वारा इसे गाया जाता है। मुड़िया आदिवासी होते हैं, उनको ध्यान रखना, जनजाति होते हैं, तो ये लोग इस गीत को गाते हैं। किस अवसर पर यह गीत गाया जाता है, तो मृत्यु के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। क्यों गाते हैं या इसकी विषय वस्तु क्या होती है, तो आत्मा की शांति के लिए ये लोग गीत गाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो फोटो आपको बताई जा रही है, एक व्यक्ति इसमें मरा हुआ है, ठीक है, ये सारे लोग इसके आइट साइड बैठे हुए हैं और इसमें वृद्ध लोग बैठे हुए हैं, और ये वृद्ध लोग आज जो व्यक्ति मरा है उसकी आत्मा की अमरता के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए ये गीत उसमें गाते हैं। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा एक बघेलखंड का लोकगीत है जिसमें आत्मा की अमरता के लिए, आत्मा की शांति के लिए बुजुर्ग लोगों के द्वारा समूह में गीत गाया जाता है, तो वह है घुटुल पाटा। ठीक है, तो इसकी गायन शैली कैसी है, तो बुजुर्गों द्वारा समूह में इस गीत को गाया जाता है, इस गाने को गाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के जो लोकगीत है वो समाप्त हो जाते हैं। अब शुरू होते हैं मध्य प्रदेश के लोकनाट्य। अब ये लोकनाट्य का मतलब क्या है, तो इसको हम इंग्लिश में ड्रामा कहते हैं, मतलब इसमें व्यक्ति नाटक दिखाता है। ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर ये लोकनाट्य हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ही प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले निमाड़ के लोकनाट्य। तो निमाड़ के लोकनाट्य में पहला है खम्ब स्वांग, दूसरा है गम्मत। तो इसमें व्यक्ति नाचते भी हैं, गाते भी हैं, ठीक है, जिसे कहा जाता है ड्रामा। इसके बाद में मालवा में, तो मालवा में ढोला मारू और माच, ये बहुत फेमस है। इसके बाद फिर तीसरा होता है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में कौन कौन से लोकनाट्य प्रसिद्ध हैं, तो इसमें स्वांग, लकड़बग्गा, रासलीला और नौटंकी, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद फिर बघेलखंड में जिंदवा और छाहूर, ये लोकनाट्य बहुत ही प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, इनको याद रखना। अब देखिए इसमें शुरू करते हैं पहले निमाड़ क्षेत्र के लोकनाट्य। निमाड़ क्षेत्र के लोकनाट्य में सबसे पहला है खम्ब स्वांग। ठीक है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में ये खम्ब स्वांग कहाँ पर प्रचलित है, तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा क्षेत्र में और हमारे निमाड़ क्षेत्र में यह लोकनाट्य बहुत ही प्रसिद्ध है। किस अवसर पर यह लोकनाट्य होता है, तो होली के समय यह नाट्य किया जाता है, इसको ध्यान रखना। आप फोटो में देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से कुछ लोग इसमें एक लोकनाट्य का प्रदर्शन करते हैं जिसको स्वांग कहा जाता है। तो ये खम्ब स्वांग किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो इसकी विषय वस्तु क्या है, तो कोरकू जनजाति के द्वारा एक खंबा इसमें गढ़ा जाता है, खंबा लगाया जाता है और लोग इस खंबे की पूजा करते हैं। तो खंबे की पूजा किस रूप में करते हैं, मेघनाथ के रूप में पूजा करते हैं, और इस स्वांग का प्रदर्शन भी किया जाता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है गम्मत। तो गम्मत ये कहाँ का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, तो निमाड़ अंचल का बहुत ही प्रसिद्ध लोकनाट्य है, इसको याद रखिएगा। किस अवसर पर यह नाट्य किया जाता है, तो नवरात्रि के अवसर पर, होली के अवसर पर और गणगौर के पर्व पर या गणगौर के शुभ अवसर पर यह लोकनाट्य किया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें आप देखिए जो फोटो आपको दिखाई जा रही है, इस फोटो में कुछ लोग हैं जो गम्मत कर रहे हैं, मतलब इसमें नाच रहे हैं। तो ये लोग गाते भी हैं और नाचते भी हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रामा या लोकनाट्य। इसकी विषय वस्तु क्या होती है, तो इसकी विषय वस्तु हास्य और व्यंग होती है, मतलब इसमें लोगों को हंसाया जाता है। और जो समसामयिक घटनाक्रम होता है, तो समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित यह गम्मत होती है। इसके कुछ कलाकार हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो कलाकारों में पहले कलाकार हैं सुनील पांडे और दूसरे हैं ओमकार साहू। ये इस गम्मत के बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला जाता है मालवा क्षेत्र के लोकनाट्य। तो मालवा क्षेत्र के लोकनाट्य में पहला है ढोला मारू। ठीक है, तो ढोला मारू ये कहाँ का लोकनाट्य फ्रेंड्स, ये मालवा का है, इसको याद रखिएगा। किस जाति के द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है, तो एक भवाई जाति होती है, भवाई जाति के द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। तो इसमें ढोला और मारू की कथा को इसमें सुनाया जाता है और ये लोग नाचते भी हैं, गाते भी हैं और लोगों के समक्ष ये प्रदर्शन करते हैं भवाई जाति के लोग, ढोला मारू लोकनाट्य, इसको ध्यान रखना। अगला आ जाता है माच, बहुत ही फेमस है, एग्जाम में कई बार अपने से क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के संपूर्ण मालवा क्षेत्र में यह लोकनाट्य किया जाता है। और किस अवसर पर यह लोकनाट्य किया जाता है, तो वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्ष भर रात्रि के समय यह लोकनाट्य किया जाता है, इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बार बार इससे पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए इसमें ये जो फोटो आपको दिखाई जा रही है, इस फोटो में एक व्यक्ति ये माच
नाट्य का प्रदर्शन कर रहा है। इसकी विषय वस्तु क्या होती है? तो मालवी लोक जीवन पर आधारित यह लोकनाट्य होता है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इसे राजकीय नृत्य घोषित किया है, और ये हमारे नृत्य नहीं, नाट्य। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय लोकनाट्य है, जो बार बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना, कई बार इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकनाट्य। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकनाट्य में पहला देखिए, इसमें लकड़बग्घा। ठीक है, अब लकड़बग्घा ये कहाँ का है? ये बुंदेलखंड का है, इसको याद रखिएगा। किस अवसर पर यह लोकनाट्य किया जाता है? तो विवाह के बाद खुले मंच पर इसका प्रदर्शन किया जाता है या इसकी प्रस्तुति दी जाती है, इसको ध्यान रखना। इसकी विषय वस्तु क्या होती है? तो इसकी विषय वस्तु वन आधारित या वन पशु पर आधारित यह लोकनाट्य होता है। तो इसमें लकड़बग्घा आप देखिए फोटो में आपको जो दिखाया जा रहा है, ये लकड़बग्घा है और साइड में एक लड़की है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार लकड़बग्घा के साइड में हमने लड़की को क्यों दिखाया है? तो इसका कारण ये होता है कि यह लड़की और लकड़बग्घा पर आधारित ही नाट्य होता है। तो इसमें होता क्या है कि लकड़बग्घा लड़की को उठा ले जाता है और गांव वाले लड़की को ढूंढते ढूंढते ये लकड़बग्घा के पास पहुंचते हैं और लकड़बग्घा को मार देते हैं। अब जब लकड़बग्घा को मार देते हैं तो लड़की बहुत रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि लड़की को इस लकड़बग्घा से प्रेम हो जाता है। तो इसमें दोनों का ही वर्णन है ये, जिसे कहा जाता है लकड़बग्घा, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आता है नौटंकी। नौटंकी यह बुंदेलखंड का लोकनाट्य है, इसको याद रखना। किस अवसर पर किया जाता है? तो किसी भी शुभ अवसर पर यह लोकनाट्य किया जाता है, इसको याद रखिएगा। इसकी विषय वस्तु क्या होती है? तो लोक दाम्पत्य जीवन पर आधारित, हास्य व्यंग पर आधारित यह लोकनाट्य होता है। तो मूलतः यह नौटंकी कहाँ का है ये? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का है और हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में भी इसका प्रचलन हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में इस नौटंकी का प्रस्तुतिकरण होता है, इसको याद रखिएगा। तो इसमें पुरुष महिला का वेश धारण करके इसमें लोकनाट्य का प्रदर्शन करते हैं। तो ये किस पर आधारित होता है? तो लोक दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य मतलब पति पत्नी जीवन, ठीक है, और हास्य व्यंग पर आधारित यह लोकनाट्य होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नौटंकी यह हमारे मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? तो आपको याद रखना है बुंदेलखंड का। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है रासलीला। अब रासलीला यह हमारे मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में प्रचलन है इसका? तो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में इसका ज़्यादा प्रचलन है, लेकिन कुछ बघेलखंड में भी यह रासलीला देखने को मिलती है। ठीक है, तो यह किस अवसर पर यह रासलीला दिखाई जाती है? तो भादों में कृष्ण जन्माष्टमी होती है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यह रासलीला का प्रदर्शन किया जाता है। विषय वस्तु क्या होती है इसकी? तो कृष्ण की लीलाओं पर आधारित यह रासलीला होती है। तो आप यहाँ पर फोटो में जो देख रहे हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण है, राधा जी हैं और साइड में बहुत सारी गोपियाँ हैं। ठीक है, तो उस समय देखते हैं अपन जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यह रासलीला दिखाई जाती है। रासलीला का प्रदर्शन या इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है लोगों के द्वारा। इसके बाद फिर अगला आता है स्वांग। तो स्वांग यह कहाँ का लोकनाट्य है? तो यह बुंदेलखंड का है, इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है इससे। किस अवसर पर किया जाता है? तो विभिन्न त्योहारों पर, उत्सवों पर नृत्य के साथ इसे प्रस्तुत किया जाता है। इसकी विषय वस्तु क्या होती है? तो जो सामाजिक घटनाएं होती है, सामाजिक घटनाओं पर आधारित यह लोकनाट्य होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पर कुछ लोग इसमें दिखाए जा रहे हैं आपको फोटो में। इसमें एक व्यक्ति ये है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो साइड में महिला है। तो ये महिला नहीं है, ये पुरुष है और पुरुष महिला का वेश बनाकर खड़ा हुआ है। तो ये स्वांग दिखा रहे हैं, स्वांग को प्रस्तुत कर रहे हैं और सामाजिक घटना पर आधारित यह लोकनाट्य होता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये कहाँ का लोकनाट्य है? तो बुंदेलखंड का। कब किया जाता है? तो त्योहारों पर और उत्सवों पर। विषय वस्तु क्या होती है? तो सामाजिक घटना पर आधारित होता है, इसको याद रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है बघेलखंड। और जो बघेलखंड का है, तो बघेलखंड में दो लोकनाट्य हैं। तो कौन कौन से प्रमुख है इसमें? तो प्रमुख दो हैं, एक जिंदवा और दूसरा है छाहुर। तो जिंदवा का नाम क्या क्या है फ्रेंड्स? तो इसे जिंदवा को बहलोल और गोरैया कहा जाता है, इसको याद रखना। किस अवसर पर यह लोकनाट्य किया जाता है? तो बारात जाने के बाद यह
लोकनाट्य किया जाता है। इसकी विषय वस्तु क्या होती है, तो ये महिला प्रधान होता है और हास्य व्यंग पर आधारित यह लोकनाट्य होता है। ठीक है, तो जब ये जिंदवा लोकनाट्य किया जाता है तो इसमें से महिलाएं होती है, कोई पुरुष इसे देख नहीं सकता। और अगर महिलाएं जो नाट्य दिखा करती है, इस नाट्य को अगर कोई पुरुष देखता है तो उसकी पिटाई की जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आता है छाहुर। तो छाहुर यह कहाँ का लोकनाट्य है, तो बघेलखंड का है। कब किया जाता है, किस अवसर पर किया जाता है, तो दिवाली के अवसर पर अहीर जाति के द्वारा यह लोकनाट्य किया जाता है। फ्रेंड्स, इसको याद रखना। इसकी विषय वस्तु क्या होती है, तो इसकी विषय वस्तु सामूहिक दोहा गायन के साथ नाट्य किया जाता है। मतलब यहाँ पर कुछ लोग आपको बताए जा रहे हैं फोटो में, तो ये लोग क्या करते हैं, इसमें दोहा गाते हैं और दोहा गाने के साथ में इस नाट्य का प्रदर्शन भी करते हैं या इस नाट्य को भी प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे मध्य प्रदेश के लोकनाट्य, लोकगीत, ठीक है, ये समाप्त हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इसमें से बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आपकी आगामी परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।